स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 22,23,488 के पार, अब तक 44,741 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 22,23,488 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 6,46,108 हैं, जिसमें से अभी तक 44,741 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 15,50,575 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 7,36,125 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,99,27,722 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 64,09,533 है और खुशी की बात यह है कि अब तक 1,28,14,264 लोग ठीक हो चुके हैं। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। किसान रेल स्कीम से किसानों को होगा फायदा, संकट में किसान बने हैं बड़ा सहारा, पीएम मोदी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान रेल योजना से पूरे देश के किसानों को लाभ होगा, क्योंकि वे शहरी क्षेत्रों में अपनी उपज बेच सकेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि पहली किसान रेल मुंबई और बिहार के बीच अभी कुछ दिन पहले शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि किसान रेल की वजह से अब किसानों को अपनी उपज को कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। यह रेल पटरी पर दौड़ते कोल्ड स्टोरेज है। इससे रास्ते में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के छोटे किसानों को भी फायदा होगा। वे बड़े महानगरों के बाजार से सीधे जुड़ जाएंगे। मोदी ने कहा किसान रेलों से शहर के उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा। फल सब्जियों की ढुलाई का भाड़ा कई गुना कम होगा। मौसम और दूसरे संकट के समय शहरों में ताजा फल और सब्जियों की कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इससे किसान फल सब्जी और दूध आदि के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होंगे और कीमत का खेल खेलने वालों के लिए मौका खत्म होगा। संकट में किसान बने हैं बड़ा सहारा। पीएम मोदी ने कहा कोविड-19 महामारी से उत्पन्न इस संकट काल से निपटने में देश के किसानों के योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा कि किसानों के चलते भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था आज भी मजबूत है और इससे पूरी अर्थव्यवस्था को सहारा मिला है। उन्होंने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए अपनी सरकार की तमाम नीतियों और कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि खासकर छोटे किसानों के हित को इन योजनाओं के केंद्र में रखा गया है। किसानों की तपस्या से ही 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन दे सके हैं। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि संकट के इस दौर में हमारे किसानों ने पिछले 6 माह में यह दिखा दिया है कि हमारा ग्रामीण और कृषि क्षेत्र आपदा में देश की कितनी बड़ी मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि इन किसानों की तपस्या से ही हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन सामग्री सुलभ कराने का विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम चलाने में समर्थ हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ऐलान, 101 रक्षा उत्पादों के आयात पर लगेगी रोक, भारत में होगा निर्माण। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने ऐलान किया है कि रक्षा मंत्रालय अब आत्मनिर्भर भारत की राह अपनाएगा। रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए 101 रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और इन्हें स्वदेशी स्तर पर बनाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 स्तंभों के आधार पर आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है। साथ ही इसके लिए विशेष आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की है। राजनाथ सिंह ने कहा, उस आह्वान से संकेत लेते हुए रक्षा मंत्रालय ने 101 वस्तुओं की सूची तैयार की है जिनके निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है।
रक्षा मंत्री ने कहा, यह निर्णय भारतीय रक्षा उद्योग को अपने स्वयं के डिजाइन और विकास क्षमताओं का उपयोग करके या सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए DRDO द्वारा डिजाइन की गई तकनीकों को अपनाकर नकारात्मक सूची में वस्तुओं के निर्माण का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि 101 उत्पादों की सूची को सभी हितधारकों से, जिनमें से सशस्त्र बल, सार्वजनिक व निजी इंडस्ट्री है, कई स्तर की वार्ता और विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। ऐसा भविष्य में गोला बारूद और रक्षा उत्पादों के निर्माण की भारतीय इंडस्ट्री की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुताबिक अप्रैल 2015 से अगस्त 2020 के बीच लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर ऐसी सेवाओं की लगभग 260 योजनाओं को तीनों सेनाओं द्वारा अनुबंधित किया गया था। अब ऐसा अनुमान है कि अगले 6 से 7 साल में घरेलू उद्योगों को 4 लाख करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। रक्षा मंत्री के अनुसार अगले 6 से 7 साल में इनमें से लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए के उत्पाद सेना और वायुसेना के लिए अनुमानित है, जबकि नौसेना की ओर से लगभग 1,40,000 करोड़ रुपए उत्पादों का अनुमान जताया गया है। राजनाथ सिंह ने जानकारी दी है कि 101 रक्षा उत्पादों की सूची में बख्तरबंद लड़ाकू वाहन भी शामिल है। राजनाथ सिंह ने कहा कि 101 रक्षा उत्पादों की सूची में उच्च प्रौद्योगिकी वाले हथियार जैसे असॉल्ट राइफल, सोनार सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, LCH रडार और कई अन्य चीजें शामिल हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म, 12 अगस्त को मिलेगी पहली कोरोना वैक्सीन, WHO ने जारी की चेतावनी। जी हां, पूरी दुनिया के देश जहां कोरोना वैक्सीन बनाने की होड़ में लगे हैं, वहीं रूस ने सबसे पहले वैक्सीन बनाने का दावा कर चौंका दिया है। रूस की पुतिन सरकार का दावा है कि उसने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है। रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर ओलेग ग्रिडनेव ने कहा कि कोरोना वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन 12 अगस्त को होगा। यह वैक्सीन रूस के रक्षा मंत्रालय और गामेलिया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने तैयार की है। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की है वह क्लिनिकल ट्रायल में 100% सफल रही है। ट्रायल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई है। डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर ओलेग ने एक कैंसर सेंटर के उद्घाटन पर कहा, वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि वैक्सीन सुरक्षित साबित हो, इसलिए यह सबसे पहले बुजुर्गों और मेडिकल प्रोफेशनल को दी जाएगी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि किसी वॉलंटियर्स में नेगेटिव साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिले। लैब को वैक्सीन के अप्रूवल का इंतजार है। इसकी अनुमति मिलते ही यह लोगों तक पहुंचाई जा सकेगी। देश में सितंबर से वैक्सीन का उत्पादन शुरू किया जाना है। वहीं अक्टूबर से राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान शुरू किए जाने की भी योजना है। वैक्सीन की पहली डोज डॉक्टर और टीचर्स को दी जाएगी। WHO ने जारी की चेतावनी। उधर रूस के इस दावे पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कई तरह की शंकाएं जताई है। संगठन को वैक्सीन के तीसरे चरण को लेकर संशय है। संगठन के प्रवक्ता ने कहा कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो इसे खतरनाक मानना ही पड़ेगा। WHO ने कहा कि रूस ने वैक्सीन बनाने के लिए तय दिशा निर्देश का पालन नहीं किया। ऐसे में इस वैक्सीन की सफलता पर भरोसा करना मुश्किल है। वैक्सीन उत्पादन के लिए कई गाइडलाइंस बनाई गई है। जो टीमें भी ये काम कर रही है उन्हें इसका पालन करना ही होगा। हाल ही में रूस ने वैक्सीन पर सभी क्लिनिकल ट्रायल खत्म होने का ऐलान किया था। WHO ने अपनी वेबसाइट पर क्लिनिकल ट्रायल से गुजर रही 25 वैक्सीन सूचीबद्ध की है, जबकि 139 वैक्सीन अभी प्री क्लिनिकल स्टेज में है। अयोध्या में बाबर के नाम पर नहीं बनेगी मस्जिद, सीएम योगी के निमंत्रण पर भी फैसला। जी हां, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने साफ किया है कि अयोध्या में दी गई जमीन पर बनने वाली मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद के नाम पर नहीं होगा। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के प्रवक्ता ने बताया कि
मस्जिद निर्माण में शिलान्यास के कार्यक्रम की इस्लाम में इजाजत नहीं है। सिर्फ नींव खोदकर मस्जिद की शुरुआत होती है, लेकिन इस जमीन पर जब अस्पताल या फिर ट्रस्ट के भवन की नींव रखी जाएगी तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया जाएगा। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के प्रवक्ता के मुताबिक जमीन पर शुरुआत के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आमंत्रित किया जाएगा। बता दें कि आज तक को दिए गए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मस्जिद के शिलान्यास के कार्यक्रम में उन्हें न तो कोई बुलाएगा और न ही वह जाएंगे। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया में यह चर्चा लगातार चल रही थी कि अयोध्या के पास रोनाही के धनीपुर गांव में बनने वाली मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर होगा, जिसे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने खारिज कर दिया और इसे अफवाह बताया। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने हाल ही में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट का निर्माण किया है, जो अयोध्या में मस्जिद और उसके साथ साथ अस्पताल, कम्युनिटी सेंटर और कम्युनिटी किचन बनाएगा। साथ ही वहां इस्लामिक मामलों पर एक रिसर्च सेंटर भी होगा। 100 दिन से न्यूजीलैंड में कोरोना का एक भी मामला नहीं, स्वास्थ्य विभाग ने बताया मील का पत्थर। जी हां, कोरोना वायरस को हराने में न्यूजीलैंड ने बेहतरीन काम किया है। न्यूजीलैंड में 100 दिन से कोरोना वायरस का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे मील का पत्थर बताया है। हालांकि अभी देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि इस पर किसी तरह की शालीनता नहीं बरती जाएगी। अभी भी देश में 23 सक्रिय मामले हैं, लेकिन उनमें कोरोना का संक्रमण पाए जाने पर ही सीमा पर रोक दिया है और प्रतिबंधित आइसोलेशन सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक ब्लूमफील्ड ने कहा कि बिना किसी कोरोना संक्रमण के 100 दिन पूरे करना मील का पत्थर साबित करने जैसा है। विदेश मंत्री जयशंकर का बड़ा बयान, कहा भारत और चीन पर दुनिया का बहुत कुछ निर्भर करता है। जी हां, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आकार और प्रभाव को देखते हुए भारत और चीन पर दुनिया का काफी कुछ निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों का भविष्य किसी तरह की समतुल्यता या समझ पर पहुंचने पर ही निर्भर करता है। CII शिखर सम्मेलन में ऑनलाइन वार्ता के दौरान जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच समस्याएं हैं जो अच्छी तरह से परिभाषित हैं। वह एक सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या भारत और चीन अगले 10-20 वर्षों में दोस्त बन सकते हैं, जैसे फ्रांस और जर्मनी ने अपनी अतीत को छोड़कर नए संबंध स्थापित किए हैं। जयशंकर ने सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि संक्षिप्त रूप से संबंधों के ऐतिहासिक पहलू बताए। उन्होंने कहा, हम चीन के पड़ोसी हैं। चीन दुनिया में पहले से ही दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम एक दिन तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। आप तर्क कर सकते हैं कि कब बनेंगे। हम जनसांख्यिकी रूप से काफी अनूठे देश हैं। हम केवल 2 देश हैं जहां की आबादी 1 अरब से अधिक है। उन्होंने कहा, हमारी समस्याएं भी लगभग उसी समय शुरू हुई जब यूरोपीय समस्याएं शुरू हुई थी। विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोनों देशों के काफी मजबूत तरीके से उभरने के समय भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। उन्होंने कहा, हम दोनों देशों के समानांतर लेकिन अलग अलग उद्देश्य को देख रहे हैं, लेकिन ये सब हो रहा है जब हम पड़ोसी हैं। मेरे हिसाब से दोनों देशों के बीच किसी तरह की समानता या समझ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, यह न केवल मेरे हित में है बल्कि बराबर रूप से उनके हित में भी है और इसे कैसे करें, यह हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान उधार कच्चा तेल मिलना बंद। जी हां, पाकिस्तान अपनी हरकतों से फिर मुश्किल में फंस गया है। पाकिस्तान ने इस बार अपने सबसे अच्छे दोस्त सऊदी अरब को नाराज कर लिया है। पिछले साल पाकिस्तान को दिवालिया होने से सऊदी अरब ने ही बचाया था और $6 बिलियन से ज्यादा की मदद दी थी, लेकिन अब नाराज दोस्त सऊदी अरब ने अपनी मदद से हाथ खींच लिया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उधार में कच्चा तेल देना बंद कर दिया है। इसके अलावा $3 बिलियन की नगद मदद दी थी, उसे भी वापस मांग लिया है। इसमें पाकिस्तान में $1 अरब चीन से कर्ज लेकर चुकाया है। बाकी के लिए सऊदी से मिन्नतें की जा रही हैं कि वह तुरंत न लिया जाए।